जागो पधारो मैं जो गण देवा, जागो पधारो मैं जो गण देवा। जागो जागो इंसानों के जागने का है ये समय, देखना हो न जाए देर। आने वाला जो कल होगा आज का ही वो फल होगा, देना हमको दखल होगा। कूचा कूचा पुकारे आओ मिलके जी। शुभ संध्या। मैं ताजा टीवी का निर्देशक विश्वम्भर निवत प्रवाह कितान की फाउंडेशन की ओर से आयोजित कलम कोलकाता के इस सत्र में मैं एहसास वुमेन, ताजा टीवी और प्रायोजक श्री सीमेंट की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रवाह कितान फाउंडेशन की स्थापना 80 के दशक में बंगाल की इस महान भूमि पर प्रख्यात नारीवादी लेखिका, उद्यमी और परोपकारी डॉक्टर प्रभा खेतान ने की थी। फाउंडेशन आज कला, साहित्य, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दुनिया भर में अपनी खास गतिविधियों, कार्यक्रमों और उपस्थिति के लिए जाना जाता है। वर्तमान में फाउंडेशन की गतिविधियां भारत और विदेश के 40 से भी अधिक शहरों तक पहुंच चुकी है और इसके आगे बढ़ने का क्रम जारी है। कलम का ये आयोजन अपनी भाषा, अपने लोग की सोच को बढ़ावा देने वाली खास पहल से जुड़ा हुआ है, जिसमें किताब, लफ्ज, एक मुलाकात, विशेष सुर और ताज, आखिर, द राइट सर्कल जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में हम बड़े सम्मानित, चर्चित और कई बार नए लेखकों और कलाकारों को भी आमंत्रित करते हैं। कलम का उद्देश्य लेखक, कलाकार और उनके चुनिंदा प्रशंसकों और पाठकों से सीधे जोड़ना है। हमें खुशी है कि कलम कोलकाता में आज अतिथि के रूप में इल्म और फिल्म दोनों क्षेत्रों के समान रूप से अपना एक अलग स्थान बना चुके आलोक श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। हिंदी आलोचना के प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह ने कवि, गीतकार और टीवी पत्रकार आलोक जी को दुष्यंत की परंपरा का आलोक कहा है। अपने समकालीन रचनाकारों में रिश्तों के कवि के रूप में चर्चित आलोक की रचना यात्रा को कमलेश्वर, गुलजार और जावेद अख्तर जैसे दिग्गज कलाकारों ने भी सराहा है। इसका उनका कहानी संग्रह आफरीन भी अत्यंत लोकप्रिय है। गजल संग्रह अमीन को हिंदी की बेस्ट सेलर बुक्स में शुमार किया गया है। उनकी पुस्तकें पेंगुइन इंडिया और राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई हैं। उनका अगला गजल संग्रह आसान पेंगुइन से आने वाला है, जिसकी भूमिका जावेद अख्तर साहब और आशुतोष राणा जी ने लिखी है। आलोक ऐसे गजलकार हैं जिनकी रचनाओं को फिल्म जगत के कई बड़े गायकों, कलाकारों ने अपनी आवाज दी है। महानायक अमिताभ बच्चन ने उनकी कविताओं को अपनी आवाज दी है और श्री शिव तांडव स्रोत के सरल हिंदी भावानुवाद को अभिनेता और लेखक आशुतोष राणा ने अपना स्वर लिया है। मध्य प्रदेश के हिंदी साहित्य अकादमी और उर्दू अकादमी से सम्मानित आलोक श्रीवास्तव को रूस के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुष्किन पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से सम्मानित आलोक कथा यूके द्वारा ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के रचनाकार हैं। वे 20 से अधिक देशों की साहित्यिक यात्रा कर चुके हैं और इन दिनों फिल्म लेखन में अधिक सक्रिय हैं।
पेशे से टीवी पत्रकार आलोक पिछले 2.5 दशक से देश के बड़े मीडिया हाउसेस से जुड़े रहे हैं, जिनमें हिंदी समाचार चैनल आज तक प्रमुख हैं। फिलहाल वे दिल्ली और मुंबई में रहते हैं। अब मैं और अधिक समय नहीं लेते हुए आगे की बातचीत के लिए आलोक जी से आगे की बातचीत के लिए एहसास वुमेन लखनऊ दीपा विषय को आमंत्रित करता हूँ। तब तक आप आराम से बैठिए और इस रोचक चर्चा का आनंद लीजिए। कलम कोलकाता के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे मेहमान का तारुफ तो आप सभी ने अभी सुना। उन्हीं की कलम से तहरीर कुछ शेर उन्हीं की नजर करना चाहूंगी। वो कहते हैं, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, और मेरी निगाहें तो हैं सूरज के ठिकानों तक। खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है, खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है, मंदिर के तरन्नुम से मस्जिद के अजानों तक। आलोक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज आपसे रूबरू हो रही हूँ। तो इस खूबसूरत शाम का आगाज महादेव का आशीर्वाद लेके करते हैं। आपने शिव तांडव स्तोत्र का भावानुवाद किया और इससे अच्छा भावनात्मक अनुवाद मुझे नहीं लगता कि संभव है। एक एक पंक्ति शिव भक्ति में इस तरह सराबोर है और इतना अलौकिक महादेव का वर्णन है, चित्रण है कि लगता है कि साक्षात महादेव सामने बैठे हैं। और आशुतोष जी का स्तुति पाठ इतना मंत्रमुग्ध करने वाला है कि उसे बार बार सुनने का मन करता है और लाखों लाखों लोगों ने उसे सुना और सराहा भी है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और कुछ आपसे अनुरोध करेंगे कि कुछ पंक्तियां हमें सुनाएंगे इसके बाद। सबसे पहले तो प्रभा खेतान फाउंडेशन का शुक्रिया, एहसास वुमेन्स का शुक्रिया और मेरे बहुत ही अजीज़, बहुत ही दिल के करीब शहरों में से एक कोलकाता का शुक्रिया। अपने लिए तो कम से कम बनता है, तो गलत बात। हमारा कोई विदिशा में नाम ले देता तो फिर देखिए हम छत फाड़ देते हैं। मैं शुरुआत सोच रहा था कुछ ऐसे शेर से करूँगा कि जिसमें कुछ इंथुसियाज्म होगा, कुछ बात होगी, लेकिन जब आप किसी को साक्षात्कार दे रहे हो और वो साक्षात्कार लेने वाला गुणी व्यक्ति ना हो तो साक्षात्कार देने वाला बड़ा फायदे में रहता है। लेकिन साक्षात्कार जो ले रही हैं वो खुद इतनी गुणी है और दूसरी बात लखनऊ की तहजीब में पली बढ़ी है, तो फिर थोड़ा सा डरने की बात है। तुम्हारे पास आता हूं तो सांसें भीग जाती हैं, तुम्हारे पास आता हूं तो सांसें भीग जाती हैं, मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। तेरे एहसास की खुशबू हमेशा ताज़ा रहती है। अब एहसास भी है और ताज़ा भी है, सबको खुश करके जाना है, मुझे कहा गया है। तेरे एहसास की खुशबू हमेशा ताज़ा रहती है, तेरी रहमत की बारिश से मुरादें भीग जाती हैं। जिक्र हुआ शिव तांडव स्तोत्र का। शुरुआत बहुत अनूठे तरीके से हुई। हम सब लोग कैद थे ड्यूरिंग द कोविड और उस वक्त मैंने एक गज़ल कही। वो गज़ल थी कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है। भारत की हमारे सीनियर्स कहते हैं कि गज़ल जो है, यहाँ जमीन साहब बैठे हैं और आफ्ताब भाई बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ उर्दू में एक तहजीब है कि आप गज़ल में कोई बात हार्ड हिटिंग मत कहिए, जो कहना है वो इशारे में कहिए। तो इस मुल्क का जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर एक गज़ल मैंने हिंदी में कही थी कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है। अब यहाँ से आप जुड़िएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और फिर शिव तांडव पे आए।
जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है, नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है। भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है साम दाम दंड भेद का नया चलन। है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है। कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है। दिलों में भेदभाव हो घृणा समाज में, हृदय में भेदभाव हो घृणा समाज में, यही तो वर्तमान राजनीति शास्त्र है। यही तो वर्तमान राजनीति शास्त्र है। विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर। विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर। विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है। विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है। घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्रव्यूह में। घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्रव्यूह में। असत्य सात और सत्य एकमात्र है। और ये मेरी पहचान का शेर उसमें हुआ था कि कहीं कबीर सूर की कहीं नजीर की। कहीं कबीर सूर की कहीं नजीर की, परंपरा से धन्य ये गजल का छात्र है। अच्छा, अब इसके बाद ताली नहीं बजेगी। तो ये गजल मैंने अपने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक वगैरह पे सब पे पोस्ट की। इत्तेफाक की बात है कि ये आशुतोष राणा जी ने, जो मेरे बड़े भाई की तरह भी हैं और देश के बहुत ही प्रतिष्ठित अभिनेता हैं, लेखक हैं, अभी हाल में उनको साहित्य अकादमी भी मिला, तो उन्होंने पढ़ी और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं जो है मैं इस गज़ल को पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य है। ये गज़ल पढ़ी उन्होंने और वो सोशल मीडिया पे आई और मिलियंस और बिलियंस में ये वायरल हुई। आपने शिव तांडव की बात की, तो एक रोज़ जैसे वो मुग़ल आज़म में एक डायलॉग है, कनीज़ की आरज़ू बढ़ती जा रही तो बड़े भाई की आरज़ू बढ़ गई। उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि आलोक, बहुत दिन से मेरे मन में एक विचार है कि जो शिव तांडव है संस्कृत में रावण द्वारा विरचित है, जटाटवी गलत चोला प्रवाह गले वलम नामिकाम भुजंग तुंग मालिका, इसको तुम हिंदी में कर दो। तो सुनने के बाद करीब 15-20 सेकंड, मेरा भी सलाम कह दीजिए। हाँ, कह दो। सुनने के बाद करीब 15-20 सेकंड जो है वो मेरी सांस रुक गई। मैंने कहा जो शिव तांडव संस्कृत में इतना कठिन और मुश्किल है, हमारे कोलकाता की बहुत साहित्यिक पहचान है सुरेश जी, उन्होंने भी उसका हिंदी में अनुवाद किया अपनी पुस्तक में। तो मुझे बड़ा डर लगा कि इसको कैसे हम करेंगे। करीब 15 रोज़ बाद उनका फिर फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हो गया। तो मेरे मुंह से निकल गया जी हाँ हो गया, और हुआ कुछ नहीं था। तो मुझे बड़ा डर लगा। मैंने कहा एक तो आशुतोष का आदेश, ऊपर से आशुतोष का कार्य, और आलोक जो है अपनी आलोकित अवस्था में रहते हुए ये कह रहे हैं कि हो गया तो मैं डर गया। और उस रात फिर मैंने बहुत प्रार्थना रूप से संकल्प लिया कि आज ये मैं करके उठूँगा, और फिर इस तरह ये हुआ। तो अगर आपने आदेश किया है तो मैं इसके कुछ श्लोक आपको सुनाता हूँ। वो यूँ है कि जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात्र गंग का, जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात्र गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन शिव शिव। वे नंदनी के वंदनी, वे नंदनी, हाँ वो समझ गई कि वालों को क्या चाहिए। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं। कृपालु ऐसे हैं कि चित्त
जप रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिव। अब शिव क्या है? ये तो श्लोक 17 जो है वो भावानुवाद हो गए और बहुत महादेवी की ही कृपा रही थी, ये बहुत पसंद भी किए गए। शिव क्या है? विशेष हैं। ये शिव टाइटल नहीं है, ये हम दोनों भाइयों के विचार थे। हमारी दृष्टि में, हम सब की दृष्टि में शिव क्या है? विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धारण ले वे उसके जैसा भेष है। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष है। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल है। आप जहां उनको रख दीजिए, राम ने समंदर के किनारे रखा तो रामेश्वर हो गए। आलोक अगर उनको रख लें तो आलोकेश्वर हो जाएंगे। पीपल के नीचे रख दीजिए, पीपलेश्वर हो जाएंगे। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिव। मैंने भी जब इस वीडियो को देखा तो मेरा भी अनुभव कुछ ऐसा ही था। बहुत शुक्रिया। बहुत ही मतलब शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और मैं लोगों की प्रतिक्रियाएं पढ़ रही थी जिन्होंने वो वीडियो देखा। तो लोगों का यही कहना था कि उनके आंसू नहीं थम रहे थे उसको देखकर। तो आपका हृदय से आभार है इसके लिए, और महादेव से यही प्रार्थना है कि आप ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। आगे बढ़ते हिंदी गज़ल के बारे में कुछ बात करेंगे। हिंदी गज़ल की जिस परंपरा को दुष्यंत कुमार जी ने पुख्ता ज़मीन दी, उसी हिंदी गज़ल को आपने इंसानी रिश्तों से जोड़कर एक नया आयाम दे दिया। और शायद यही वजह है कि समकालीन रचनाकारों में आप रिश्तों के कवि के रूप में चर्चित हैं। आपकी किताब आमीन, जिसके बारे में आज हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं, उसमें भी पारिवारिक रिश्तों का बहुत सुंदर समावेश है। तो मैं आज आपसे उन खास रिश्तों के बारे में जानना चाहूँगी जिन्होंने आपको आगे बढ़ने का हौसला दिया और जो आपकी ज़िंदगी का सरमाया रहे। देखिए, मेरी जो परवरिश हुई वो एक संयुक्त परिवार में हुई। कायस्तों में उर्दू जो है वो बड़ी घुलमिल सी रहती है। मेरे जो माता पिता थे वो भोपाल से बिलोंग करते थे। उर्दू का बहुत अच्छा माहौल था। मेरे जो बड़े भाई थे आनंद श्रीवास्तव सर, जिनका गत वर्ष निधन हो गया, वो हिंदी के बहुत सशक्त गीतकार थे। घर में बहुत गज़ल का माहौल था, पूरी साहित्यिक पृष्ठभूमि थी। मेरे घर के बड़े माननीय दामाद जो हैं इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, परेश जी, तो हमारे परिवार में ही पूरा कल्चर लिटरेचर का था। लेकिन साथ साथ ये था कि सब गवर्नमेंट जॉब में थे, शासकीय सेवा में थे। माँ सेवा में थी, शासकीय सेवा में, पिता भी थे। तीनों मेरे बड़े भाई वो भी बड़े ओहदों पर थे। एक मैं ही था नाकारा किस्म का। तो मुझे लॉ लग गई करीब 17-18 बरस की उम्र में, और वो लॉ लगी मुझे इन लोगों को सुन के। शुरुआती दौर में ऐसा हुआ कि जब हमारी उम्र के बच्चे बाहर खेलते थे तो हम वो जो बड़ा सा मटका ले आते थे खरीद के, और स्पीकर को उल्टा करके उस पर रख देते थे ताकि स्टूडियो का साउंड बने, और उसमें मेहदी हसन साहब को, फरीदा खानम जी को, जगजीत जी को, पंकज जी को इनको सुना करते थे। तो एक फैसिनेशन पैदा हुआ कि यार जब ये किसी की तो पोएम गाते तो कभी हमारी भी गाएं। तो इस तमन्ना में और कदम आगे बढ़ते गए। पिता बहुत नाराज होते थे। वो ये कहते थे कि भाई जब कुछ बन जाओगे तब ये सब करना, और उनका कहना गलत नहीं था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि विदिशा से बहुत करीब में भोपाल है, हम लोग 2 व्हीलर से चले जाते थे। कभी मुशायरा सुनने चले गए, कभी जगजीत जी की कोई नाइट हो रही है, पंकज जी का कोई कॉन्सर्ट हो रहा है सुनने चले। एक रोज़ देर रात लौटे
तो सांवला रंग जो है पिताजी ने लाल पीला कर दिया और अच्छे खासे पिटे। हम मतलब पिटने वाली परंपरा से बने हुए लोग हैं। ये शायद हमारी आखिरी पीढ़ी है, वरना तो अब लोग जो है वो बच्चे जो है मानव अधिकार आयोग किसी जगह चले जाते हैं। हम तो मानव अधिकार आयोग हमारी माँ हुआ करती थी। तो हम अपनी माँ के पास गए और हमने कहा कि देखिए ये हमको सांवले से लाल पीला नीला जो भी करें, लेकिन हम बनेंगे राइटर ही और एक दिन हमारी गज़लें जगजीत जी और पंकज जी गाएंगे। तो माँ ने सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहा, आमीन, जो ये किताब का नाम है। तो इस तरह शुरुआत हुई। फिर जो साहित्यिक पक्ष जो भी आपने बहुत अच्छे तारुफ में कहा कि फिल्म और इल्म की तरफ हमारे गौतम राज ऋषि यहाँ बैठे हैं, ऐसे जो हमारे साहित्यिक मित्र हैं जो आपको हमेशा बताते रहते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। तो ऐसे मित्रों ने, और जब मैं लिखना शुरू कर रहा था, जो आपने रिश्तों की बात की, तो उस वक्त भोपाल और विदिशा का जो माहौल था वो प्रोग्रेसिव राइटिंग मूवमेंट से रचा बसा था पूरी तरह से। हाँ, शलभ श्री राम सिंह जी वहाँ थे, नागार्जुन में अपने शहर में आते रहते थे, बाबा नागार्जुन, कैफ साहब मेरे विदिशा भोपाल में क़याम करते थे। और हमारे पूरे जो हमारा ज़िला था विदिशा भोपाल, ये उर्दू की और हिंदी की तहजीब से रचा हुआ था। लेकिन जो मूवमेंट था वो प्रोग्रेसिव राइटिंग का था। तो कई ऐसे लोग थे जो नई कविता के लोग थे, तो वो तंज करते थे, अरे कहाँ यार तुम रिश्ते लेके बैठ गए, देखो दुनिया में आग लगी हुई है। तो मैं ये कहता था कि मैं बचपन में अपनी माँ के साथ ना वहाँ जाया करता था, गायत्री शक्तिपीठ में। तो वहाँ मैं एक श्लोक सुनता था और एक उनका वाक्य सुनता था कि हम बदलेंगे, जग बदलेगा। वो मेरे दिमाग में बहुत बैठा हुआ था। तो मैंने उनसे वही आंसर किया कि देखो, मैं समाज को बदल दूँ ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, ये मेरे बस की बात है। तो मैंने कहा पहले मैं अपनी फैमिली से शुरू करूँगा कि रिश्तों के ताने बाने क्या हैं, रिश्तों की अपनी माँ क्या है, पिता का अपना क्या महत्व है, भाई क्या है, हमारा पूरा जो फैब्रिकेशन है वो क्या है, हमारा सोशल फैब्रिकेशन क्या है, हमारा फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। जब तक ये नहीं समृद्ध होगा, मुझे नहीं लगता कि हम बाहर जाके समाज में जाके कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि हमारी पहली पाठशाला तो हमारा घर ही है। तो इस वजह से मैंने रिश्तों पर लिखना शुरू किया। और देखिए आज ये हुआ कि उस वक्त मुझे 30 बरस पहले, 25 बरस पहले ताने सुनने को मिलते थे। अब अनिंदता जी जो हैं मुझे कोलकाता बुला रही हैं और वही सब सुन रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इस यात्रा का ये कारण है। तो अभी आपने रिश्तों की बात की, आपकी बहुत तो खूबसूरत गज़लें हैं अम्मा और बाबूजी के ऊपर जी, तो हम चाहेंगे कि आप सुनाएं। जी। अम्मा से पहले पिता के ऊपर ये हुआ है कि घर की बुनियादी दीवारें बामोदर थे बाबूजी, घर की बुनियादी दीवारें बामोदर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। 3 महल्लों में उन जैसी कदकाठी का कोई न था। हमारे शास्त्रों में 3 लोगों की बात कही गई। 3 महल्लों में उन जैसी कदकाठी का कोई न था, अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी, अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। और जिन्होंने अपने पिता को पहले जाते देखा होगा वो इस शेर की संवेदना तक जरूर पहुंचेंगे। अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर, अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की, इसमें बैकग्राउंड की जरूरत ही नहीं है। अब तो उस सूने माथे पर, मेरी एक गुजारिश है आपसे कि अगर फोन अपने, मैं 1 मिनट ब्रेक ले लेता हूँ, दीपा जी भी ले लेती हूँ, आप लोग अपने अपने फोन साइलेंट कर लीजिए जब आप मुझे कहेंगे, क्योंकि कुछ रचनाएं मैं आपको आप तक अपनी तरफ से पहुंचाना चाहता हूं और उसके बीच में अगर कोई वो होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ और होता नहीं है, सब दिल में दिमाग में होता है। अब कहाँ से शुरू करें? अब आपको फिर से सुनना पड़ेगा क्योंकि सजा ये कद्दावर थे, बहुत खूबसूरत तरह से गाएं। कद्दावर थे बहुत। घर की बुनियादें नहीं, वो कैसे पूरा लगेगा
तो बीच से कोई मसला नहीं। नहीं शुरू से अब मुझे उस संवेदना तक लाना पड़ेगा, मुझको भी और आपको भी। बिल्कुल। घर की बुनियादी दीवारें बामों दर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है, अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अम्मा जी की सारी सच धज सब जेवर थे बाबूजी। अम्मा जी की सारी सच धज सब जेवर थे बाबूजी। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। वो जो मैंने आपसे बात की थी ना, सांवले से लाल पीला वाला। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। उनकी ही आवाज हमें हर सुबह जगाया करती थी। उनकी ही आवाज हमें हर सुबह जगाया करती थी। सारे घर का अनुशासन थे, सारा घर थे बाबूजी। सारे घर का अनुशासन थे, सारा घर थे बाबूजी। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, पॉकेट मनी। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, आपको इमोशनल नहीं होना है। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा, सुनापन, तन्हाई अम्मा। उसने खुद को खोकर मुझमें एक नया आकार दिया है। पंच तत्वों की बात कही गई है शास्त्रों में। उसने खुद को खोकर, मुझे लगता है कि एक तत्व जो है वो हमारे शास्त्रों में भी मिसिंग है, मेरी डिबेट है, और अगर वो मैंने सही वहां तक पहुंचाया तो आप मुझे बताइए। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा, सूनापन, तन्हाई अम्मा। उसने खुद को खोकर मुझमें एक नया आकार लिया है। उसने खुद को खोकर मुझमें एक नया आकार लिया है। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। सारे रिश्ते और रिलेशंस, सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा, आतिश, अंगारे। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा, आतिश, अंगारे। झरना, दरिया, झील, समंदर, भीनी सी पुरवाई अम्मा। घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। बाबूजी गुजरे, आपस में सब चीजें तकसीम हुई, तब बंटवारा हो गया। बाबूजी गुजरे, आपस में सब चीजें तकसीम हुई, तब मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई अम्मा। आपने भी बताया जब आप 90 के मध्य में जब आपने लिखना शुरू किया भोपाल में, विदिशा में, तो हर तरफ एक प्रगतिशील कविता का माहौल था और बड़े बड़े जो नाम थे वो भी वही नई तरह की कविता लिख रहे थे, और जो नए लोग आ रहे थे वे भी नई तरीके की कविता लिख रहे थे। चारों तरफ एक फिजा बनी हुई थी कि नई कविता या छंद मुक्त कविता की तरफ लोग बढ़ रहे थे। उस समय में आपने गज़ल में अपनी बात कहना, अपने विचार कहना और गज़ल ही लिखना, ये आपने कैसे सोचा? देखिए, मैंने आपसे पिछले सवाल में भी कहा था कि एक माहौल था प्रगतिशील लेखकों का, एक बहुत बड़ी पूरी की पूरी एक वो थी, फिजा थी। लेकिन मेरे घर में गीत थे। मेरी माँ उर्दू बहुत अच्छी जानती थी, पिता बहुत अच्छे
ज़ौक़ के थे। वो अलग मसला है कि पिता की प्रायोरिटीज अलग होती हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये इकलौता ऐसा सिलसिला सुखन है, ऐसी काव्य विधा है जो बहुत गहराई से रीच करती है। और हमेशा मेरा ये मानना है कि आपके अंदर एक नाद होता है, वो आपको बताता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मुझे जब कभी पूछा जाता है, अक्सर पूछते हैं लोग, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं लिख अच्छा सकता हूँ, देख अच्छा सकता हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, लिख अच्छा सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ अच्छा। तो मेरे फिल्मों के लोग कहते हैं कैरेक्टर है OTT में ऐसा कर दो, तो मैं कहा भैया इस कैरेक्टर को लिखवा लो मुझसे, मुझे दिखवाओ मत, तो उसके अंदर लिखवा लो, तो आपको पता होता है कि आपके अंदर क्या है। मैं गीत के वातावरण में पला, मेरे घर में गीतकार थे, मेरे भाई की तरह चौधरी निसार मालवी साहब जो विदिशा की बहुत महज़्ज़ब फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, तो वो उर्दू के, उनको बचपन से मैंने अपने घर में आते जाते देखा। 40-45 बरस से राखी के संबंध रहे हमारे। उसके बाद फिर मेरे उस्ताद जो भोपाल में डॉक्टर बशीर बद्री साहब, गोविंद आर्य निषाद साहब, निदा फाजली साहब, 95 में मैं उनसे जुड़ा, और फिर निदा साहब, गुलजार साहब, ये सब लोग। तो मेरे आसपास एक साउंड जो था वो गज़ल का साउंड था। ऊपर से दुष्यंत कुमार से हम लोग बहुत, हमारी उम्र के जितने लड़के थे सब साहिल को पढ़ना, गालिब को, मीर गालिब तो खैर वो नर्सरी के कोर्स में आ जाते थे कि आपको इस स्कूल में दाखिला लेना है तो पहले इनको पढ़िए, तो वो पढ़ लिया। फिर उसके बाद भवानी भाई पढ़े, मैं गीत बेचता हूँ, और हमारे तमाम जितने जो छंद के कवि थे उनकी तरफ इसका जवाब मुझे भी नहीं मिला कि मैं अपने पढ़ने में या अपनी खुशी में छंद की तरफ क्यों आकर्षित हुआ। शायद वो मेरे अंदर का साउंड था जिसने मुझे, और या फिर मुझे आपके साथ बैठना था और ये बातें करनी थी, तो फिर तो मुझे लगा कि शायद यहाँ तक आने के लिए वो पूरा सफ़र तय करना है। तो ये, और मुझे अच्छा भी लगता है, मैं गज़लें बहुत पढ़ता हूँ, मैं अपने क्लासिक्स को मैंने बहुत पढ़ा। अमीर खुसरो साहब को, जो आपने अभी इसमें फिल्म में जो गज़ल है वो अमीर खुसरो की ज़मीन पर ही है। ज़ियाल मिस्कीन मुकुंतला खुदुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदार में जा न लेहू काहे लगाए छतियाँ, जो हमारे यहाँ पहली गज़ल तस्लीम की जाती है, पहली गज़ल मानी जाती है रेख्ता के नाम से, जहाँ से हुई। फिर कबीर हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। ये खड़ी बोली की हमारी पहली गज़ल के तौर पे इसको माना जाता है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी, तो शायद वो ज़मीन बन गई कि हाँ यहाँ से ये रनवे है और यहाँ से अपने प्लेन को टेक ऑफ करना है, शायद ये रहा होगा। जब आपका प्लेन टेक ऑफ किया वो रनवे में, तो उस शुरुआती दौर की कोई गज़ल कोई हो तो ज़रा। हाँ, वो कॉलेज की, हम सब यहाँ आप ही को सुनने के लिए बैठे। मुझे मालूम है कोई और है भी नहीं आसपास। जो दिख रहा है वो गज़ल पहले ही थी, कॉलेज का ज़माना था, और हम लोग अभी तो हम सोशली अवेयर रहते हैं। उस वक्त कॉलेज के दिनों में लौटे किसके लिए अवेयर रहते हैं सबको पता है। तो हमने जब कहीं ऐसा सुना कि भाई क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, कैसे करोगे, तो उसके जवाब में ये मतलब हुआ था कि जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, ये पहली गज़ल थी, जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, आसमां पर कहीं मेरा भी सितारा होगा। जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, आसमां पर कहीं मेरा भी सितारा होगा। दुश्मनी नींद से करके मैं बहुत डरता हूँ, दुश्मनी नींद से करके मैं बहुत डरता हूँ, अब कहाँ पर मेरे ख्वाबों का गुजारा होगा। मैंने पलकों को चमकते हुए देखा है, मैंने पलकों को चमकते हुए देखा है अभी, आज आंखों में कोई ख्वाब तुम्हारा होगा। जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, आसमां पर कहीं मेरा भी सितारा होगा। आपका एक कहानी संग्रह भी आया है आफरीन, जिसमें 7 या 8 कहानियाँ हैं और सब एक से बढ़कर एक, और
जिस समय आप कहानियाँ लिख रहे थे तब भी आपकी कहानियाँ उस समय की शिखर पत्रिकाओं में छप रही थी, जैसे कि हंस है, कथादेश, इस तरह की। तो और जब आपकी पुस्तक आई तब भी उसके पीछे जो प्रोत्साहन और मार्गदर्शन था वो भी हमारे समय की आलोचना के प्रतिमान प्रोफेसर नामवर सिंह जी का था। और उन्होंने न सिर्फ आपकी कहानियों को सराहा, आपकी भाषा को सराहा, बल्कि राजकमल प्रकाशन से उसे प्रकाशित करने को भी कहा, उसकी भूमिका भी लिखी। तो इतना सब प्रोत्साहन जब आपको कहानियों के क्षेत्र में मिल रहा था तो आपने और कहानियाँ क्यों नहीं लिखी? सिर्फ गजल की तरफ क्यों रुझान रहा आपका? इसकी वजह मेरा पेशा था और मैं 2003 में टेलीविज़न जर्नलिज्म में आ गया था, दिल्ली शिफ्ट हो गया था। और टेलीविज़न में यह होता है कि कहानी ख़ास तौर से एक बहुत ख़ास चित्त और चिंतन मांगती है, उसके लिए आपको एक बहुत बड़ी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। गज़ल के साथ एक खसूसियत ये है, गज़ल के साथ एक ख़ासियत ये है कि एक मतला जो है या एक मुखड़ा, अभी हमें कल एक असाइनमेंट मिला, एक सॉन्ग लिखना था, तो उसका मुखड़ा जो है वो कलकत्ते में हुआ है, अंतरा कल लखनऊ में होगा और शायद दिल्ली पहुँचते पहुँचते गीत पूरा हो जाएगा। तो कहानी के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। कहानी एक बहुत ही गहरा चिंतन मांगती है, एक सिटिंग मांगती है, जो टेलीविज़न के जर्नलिज्म में या मसरूफ़ तरीन आपका कोई पेशा हो। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा पेशा जो है वो मेरा पैशन रहा और मेरा जो पैशन है वो बाद में मेरा पेशा बन गया। लेकिन वहाँ के बाद थोड़ी सी हिम्मत नहीं पड़ी और ये कहानियाँ भी जो थीं, जो बाद में साहित्यिक कहानियों के तौर पे जानी गई, ये जब मैं 95 से 2000 के बीच जब बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहा था गीतकार के लिए और लेखक के लिए, तो एक सीरियल आया करता था जी पर, जिसमें शॉर्ट स्टोरीज आती थी। तो हंसल मेहता जो बहुत जाने वाले निर्देशक हैं, वो भी बना रहे थे, तो उन्होंने मुझे कुछ कहा कि तुम कुछ शॉर्ट स्टोरीज लिखो तो तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे। तो मतलब मेरे संघर्ष में वो सब नहीं रहा कि वो बांद्रा के स्टेशन पर सो रहा हूँ, वड़ा पाव खा रहा हूँ, वो सब नहीं था मेरे संघर्ष में। मेरे संघर्ष में लेखक थे। मैं गुलजार साहब के यहाँ जाता था कंटिन्यू, मैं जगजीत जी के यहाँ जाता था और मैं ठीक रहता था। तो मेरे पास वैसी कोई कहानी है नहीं कि मतलब मैं कहीं प्लेटफॉर्म से सोता था वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, ये है कि मैं फिल्म प्रोड्यूसर्स के चक्कर नहीं लगाता था। मैं अपने आप को इन्हांस करने के लिए, अपने आप को सिखाने के लिए मैं ऐसे लोगों से के पास जाता था जिनसे मुझे काम ना मिले, लेकिन जिनसे मुझे नाम मिले, कोई काम ऐसा हो जो मुझे सिखाए। तो हंसल मेहता मुझे बताते थे ये कहानी लिख दो, ये कहानी लिख। फिर वो 5-7 कहानियाँ हुई और जब मैं दिल्ली आया और जब गज़ल संग्रह ये आनीन बहुत लोकप्रिय हो गया और इस पर प्रोफेसर नामवर सिंह जी ने 2-3 अवार्ड्स की जूरी में थे वो, और वो मिले मुझे, तो उन्होंने ये कहानियाँ पढ़ी और कहानियाँ पढ़ के उन्होंने कहा कि इसके कंटेंट बहुत अच्छे हैं, थॉट्स बहुत अच्छे हैं, तुम इनको फिर से लिखो। तो ये कहानियाँ मैंने वो जब टीवी के हिसाब से लिखी थी, फिर इसके बाद ये मैंने साहित्यिक उससे लिखी और ये 11 कहानियाँ थी, जिसमें से 4 कहानियाँ उन्होंने कम कर दी और ये 7 कहानियाँ, ये भी अब टाइमलाइन से आ रही है, ये राजकमल से आई थी किताब और उन्हीं की पहल, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के बाद ये विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपी और बाद में फिर 2012 में जोहानिसबर्ग में हम लोग गए हुए थे हिंदी साहित्य सम्मेलन में, तो वहाँ चित्रा जी ने इसको और उदय प्रकाश जी ने इसका लोकार्पण किया था। उसके बाद इसके 2-3 एडिशंस आ गए हैं। तो वो कारण रहा कि मैं कहानी, हाँ लेकिन अब मैं फिल्में लिखता हूँ, संवाद लिखता हूँ, लाइट एंड साउंड के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो गद्य लेखन से कतराया नहीं हूँ, लेकिन वो प्रोफेशन का हिस्सा हो गया, तो जितना वो काम मिलता है मैं ज़रूर करता हूँ। अभी जैसे आपने बताया कि साहित्यिक लेखन आपका बहुत सराहनीय और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से आपको नवाजा भी गया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी राय में साहित्यिक पुरस्कार और मान्यता साहित्य के विविध आवाज़ों और दृष्टिकोणों को प्रदर्शित करने में कैसे मदद करती है? मुझे वही बात कहनी है जो हर समझदार आदमी कहता है, चुनौती होती है क्योंकि आपको उन लोगों को सही साबित करना होता है जिन्होंने आपका चयन किया है और वो बहुत मान्य लोग होते हैं। मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मुझे जितने भी अवार्ड्स मिले, चाहे वो हाउस ऑफ कॉमन्स का हो, चाहे वो पुष्किन अवार्ड हो, साहित्य अकेडमी हो,
इनकी जूरी के जो लोग थे वो बहुत बड़े लोग थे, प्रोफेसर नामवर सिंह जी हों या कन्हैयालाल नंदन जी हों, इस तरह के नाम थे। और जब भी ये लोग कभी मेरा चयन करते थे किसी भी सम्मान में, तो मुझे खुशी तो होती ही थी, साथ साथ मुझे ये एहसास होता था कि मुझे इनको गलत नहीं साबित होने देना है, क्योंकि इनकी एक यात्रा है जिस यात्रा का प्रसाद इन्होंने मुझे दिया है, तो इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कहीं कम ना हो। तो मुझे हमेशा यही लगता है कि जब कोई अवार्ड मिलता है तो लगता है कि जिस व्यक्ति ने दिया है उसके भरोसे को ठेस ना पहुँचे। इसलिए मैं जब भी फिल्म में भी दिखता हूँ तो मैं बहुत कॉन्शियस रहता हूँ कि कोई के ऐसा गीत ना हो। एक छोटा सा वाकया मैं आपको बताता हूँ, बहुत ऑथेंटिकली बता सकता हूँ। एक फिल्म थी जिसको नेशनल अवार्ड मिला था, कांट टेक दिस शिट एनीमोर, उसको हैदर के साथ नेशनल अवार्ड मिला था। उसका मैंने थीम सॉन्ग लिखा था। तो उसके जो निर्देशक हैं वो पत्रकार हैं बड़े, और उन्होंने मुझसे एक फिल्म के लिए गाना लिखवाया। तो वो गाना उस वक्त मैं जावेद अख्तर साहब के साथ अमेरिका में था और मैंने उनकी ब्रीफिंग पे वो गाना लिख दिया। वो गाना जब ब्रीफिंग के अकॉर्डिंग लिख कर आया मेरे सामने और कैलाश खेर जी ने उसका स्क्रैच भी गा दिया, वो गाना जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि नहीं, ये गाना जो है बिलो द बेल्ट लिखा गया है। तो मतलब मैं बहुत ही जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। मैंने उनको वहाँ से फ़ोन किया, मैंने कहा देखिए वो गाने का क्या हुआ। तो वो बोले कि हाँ वो गाना तो बहुत अच्छा है, सिचुएशन पे जा रहा है और बढ़िया लिखा तुमने, अच्छा बन रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, आपको ज़रूरी है वो गाना? तो बोले कि हाँ वो ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर आप वो गाना रख लीजिए, उसमें लिरिसिस्ट से मेरा नाम हटा दीजिए। तो बोले कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा कि नहीं, वो इस तरह से फिल्म में भी काम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना भी एक बैकग्राउंड है। तो मैं चाहता हूँ आपकी ज़रूरत है, आप गाना रखिए। एक फिल्म को हमारी नेशनल अवार्ड मिल चुका है, हम खुश हैं, तृप्त हैं, आप ये गाना हटा दीजिए और गाना रखना है तो फिर नाम मत रखिए। तो देखिए खुशकिस्मती ऐसी ऊपर वाले ने सुना कि जब वो फिल्म इरोस पर गई और उसका ड्यूरेशन कम किया तो सबसे पहले मेरा गाना आया। आलोक जी, आप अपनी इस यात्रा के दरमियान बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतों से जुड़े और हमें अभी देखा भी, और आप हिंदी के ऐसे एकमात्र युवा गज़लकार हैं जिनकी गज़लों और नज़मों को फिल्मी जगत के लगभग हर बड़े गायक ने अपनी आवाज़ दी। फिर वे चाहे जगजीत सिंह जी हो, अमिताभ बच्चन हो, हरिहरन, लिस्ट बहुत लंबी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि उन लोगों के संग काम करके आपका तजुर्बा कैसा रहा, क्या सीखा आपने, और कुछ ऐसी कोई अनमोल यादें हो जो आप हमारे संग साझा करना चाहें? देखिए हम आकाश में अनगिनत तारे देखते हैं, ये तारे सब लुप्त हो जाते हैं दिन में, क्योंकि सूर्य आ जाता है, तारे अपनी जगह रहते हैं। मुझे लगता है कि जब आप रचनात्मक सूर्यों के साथ रहते हैं तो आपकी रोशनी खत्म ज़रूर हो जाती है, लेकिन जब कभी वो आपको अवसर देते हैं सूर्य की तरह, जब कभी वो अपना समय और स्थान छोड़ते हैं तो फिर आप दमकते हैं। तो ये जो है, ये एक जब भी आप किसी बड़ी शख्सियत के साथ रहते हैं, आपका जो आलोकित होना है वो कहीं ना कहीं उनके अवदान पर, उनके सिखाए हुए काम पर बहुत निर्भर करता है। मेरी गज़ल है, धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है, धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है, कोई तो है जिसे अपने में पलते मैंने देखा है। और उसमें शेर है जो मैंने अपने सीनियर्स के लिए कहा है, अपने बड़ों के लिए कहा है कि मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं, मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं, सफ़र की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है। तो जो सफ़र की मुश्किलें हैं वो बहुत आसान हो जाती हैं जब आप किसी बड़े सायादार दरख्त के साए में अपनी यात्रा को करते हैं, तो सफ़र की मुश्किलें कम होती हैं। मैंने अपने सीनियर्स से बहुत सीखा, अपने जिन लोगों के साथ मैंने काम किया अलग अलग तरह से। कोविड के समय रहमान सर के साथ की प्रेजेंट की हुई फिल्म जिसका माँ वाला गाना है, तो मतलब पहली बार जाना जीवन में कि बिना मेरे भी गाना लिख सकते हैं, तो ऑनलाइन कैसे लिखते हैं, तो सब लोग स्क्रीन पर आ रहे हैं, शिवमणि आ रहे हैं, उनकी पत्नी ने गाया है ये, अरुणा शिवमणि वो आ रही हैं,
रहमान सर आ रहे हैं, हम लोग चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और गाना ले रहे हैं। तो ये भी एक अनुभव है। तो आप ऐसे अवसरों से और ऐसे बड़े लोगों से हमेशा कुछ ना कुछ सीख के निकलते हैं। अनुज जी, आपसे बातें तो बहुत करनी है, लेकिन समय की सीमा में बंधे हुए हैं हम। अनिंदिता आपको इशारा भी करने वाली है। ठीक है। तो इस सत्र का हम समापन करेंगे और इस यादगार शाम के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया और प्रभा खेतान फाउंडेशन का, एहसास न्यूज़ का मैं हमेशा आपका ऋणी रहूँगा। बहुत अच्छे लोग, मैं हमेशा हर जगह जाता हूँ तो यही कहता हूँ कि हम लोग बड़े बड़े शहरों मुल्कों घूमते हैं और 10-10, 20-20 हज़ार की ऑडियंस से भी मुखातिब होते हैं, लेकिन उसमें सुनने वाले इतने ही होते हैं जितने यहाँ बैठे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि छोटी सी पोएट्री हमें है समझता। अच्छा, तो इजाज़त है, मेरे को अनंता जी को देखना पड़ेगा। ये इसका जिक्र अभी हुआ था। मैंने हमारे यहाँ उर्दू में एक असली में मुझे ये पीके जो है गलत सीरीज में बुला रहा है। मैं लफ्ज़ का आदमी हूँ, ये कलम में बुलाए जा रहे हैं मुझको। खैर कोई बात नहीं। तो ये हमारे आफ्ताब भाई बैठे हैं, विल साहब सुने। हमन है इश्क मस्ताना, ये एक हमारे यहाँ एक टर्म है, खैराज अक़ीदत कहते हैं। जब आप अपने सीनियर्स को सैल्यूट करते हैं अपनी किसी पोयम से, तो उसको खैराज अक़ीदत कहा जाता है। तो ये कबीर का बड़ा मशहूर खड़ी बोली की गज़ल कही जाती है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद जग में हमन दुनिया से यारी क्या। इस पर पहला मिसरा जो है, पहली पंक्ति कबीर की है और कुछ शेर मैंने कहने की कोशिश की है, तो वो मैं सुनाता हूँ कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या। गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या, धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना। धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना, यही सच्चाई है प्यारे हमारी क्या तुम्हारी क्या। यही सच्चाई है प्यारे हमारी क्या तुम्हारी क्या, उतर जाए है छाती में जिगरवा काट डाले है। उतर जाए है छाती में जिगरवा काट डाले है, मुई तन्हाई ऐसी है छुरी बर्छी कटारी क्या। मुई तन्हाई ऐसी है छुरी बर्छी कटारी क्या। और ये गज़ल कहते कहते पिता का स्मरण हुआ है। एक लफ्ज़ है अज़्म, जो श्रेष्ठता के लिए प्रयुक्त होता है, तो पिता के लिए इसमें एक शेर है। उतर जाए है छाती में जिगरवा काट डाले है, मुई तन्हाई ऐसी है छुरी बर्छी कटारी क्या, तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है। तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है, अना ईगो अना ये ख़ानदानी है, उतर जाए खुमारी क्या। तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है, अना ये ख़ानदानी है, उतर जाए खुमारी क्या। और यहाँ जितने रचनाकार बैठे हैं उनकी तरफ से ये पंक्तियाँ, हमन कबीरा की जूती हैं उन्हीं के कर्जदारी हैं। अभी जो बात हो रही थी सीनियर्स की, हमन कबीरा की जूती हैं उन्हीं के कर्जदारी हैं, चुकाए से जो चुक जाए तो कर्जा क्या उधारी क्या। आपने बाबूजी का वर्णन करते समय एक शब्द व्यवहार क्या, अनबूझे थे बाबूजी जी। तो क्या ऐसी बात थी कि सब कुछ आपने वर्णन किया, फिर अनबूझे कैसे थे? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें एक पिता और पुत्र का संबंध ही एकमात्र ऐसा संबंध होता है जिसमें हमारे ज़माने में दो ही तरह से बात होती है, एक तो आंखों से और दूसरी जूते से। ठीक है, तो वो कब क्या अनप्रेडिक्टेबल होता है पिता, उसके दिल में। देखिए, ये जो गज़ल मैंने पढ़ी थी, इसका एक शेर है आपके सवाल के जवाब में। धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है, कोई तो है जिसे अपने में पलते मैंने देखा है। और पिता के लिए शेर था कि
मेरी खामोशियों में तैरती हैं तेरी आवाज़ें, मेरी खामोशियों में तैरती हैं तेरी आवाज़ें, तेरे सीने में अपना दिल मचलते मैंने देखा है। तो पिता पुत्र के बीच संवाद कम से कम हमारी पीढ़ी में तो नहीं हुआ, मैं ज़रूर अपने बेटे से संवाद करता रहता हूँ, लेकिन हाँ हमारी पीढ़ी में कम हुआ है। इसलिए मेरे लिए अनबूझे थे कि कब पॉकेट मनी दे देंगे और कब जो है वो कलरफुल कर देंगे, कुछ भरोसा नहीं होता, इसलिए अनबूझे थे। और शायद कहीं ना कहीं ज़्यादा बुझे भी होंगे, you knew him more than anybody else. ये भी मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। जब पहली बार मेरी गज़ल गाई गई इन 1993, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब हमारे शहर आए थे विदिशा, और वहाँ जब उन्होंने मेरी गज़ल परफॉर्म की तो मेरे पिता ने ही सबसे पहले मेरे सर पे हाथ फेरा और कहा अब यही करो। देखते तुम्हारे लक्षण भी तुम ठीक कर लोगे कुछ। तांडव किया, उसके अंदर आपने जो अनुवाद किया भगवान हुआ, तो उसमें क्या समझ कर कि क्या दिमाग में था कि आपने उसी लाइन में किया? बाबूजी वो ना वो मेरा नहीं, मैंने वो लाइन में किया। हाँ वो जटाटवी गलत जुलम जो शिव तांडव का जो नए हैं, और अभी मैं दीपा जी से दिन में बता भी रहा था, वो इस चर्चा में रह गया। एक बहुत विचित्र किस्म का एक वाकया भी हुआ उसके दौरान। मैं लिख रहा था, उसका 13वां या 14वां श्लोक है, प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देखकर। तो उसमें हुआ ये, मैं बता रहा हूँ कि कैसे हुआ। तो उसमें पंक्ति आई कि प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देखकर। अब मुझे विलीन का काफिया नहीं मिल रहा था, लीन में लेना नहीं चाहता था। एक लफ्ज था, एक शब्द था प्रलीन, जो मैंने मेरे मस्तिष्क में गढ़ा। मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसी मेरी खुशफहमी थी उस वक्त कि मुझे लगा कि मैं इसे गढ़ रहा हूँ, चलो अभी रख लेते हैं ताकि जो राइटर ब्लॉक है वो ना आए और मैं आगे बढ़ जाऊँ फ्लॉलेस तरीके से। तो मैंने वो पंक्ति लिख दी और वो शब्द मुझे नहीं पता था कि उसके अर्थ क्या है। प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर, कि नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन देख कर, मदंग मुग्ध भावना से कह उठा शिव शिव। जब मैंने विद्वानों से, आप जैसे विद्वानों से परामर्श किया, और दिलचस्प ये कि जब शिव तांडव मैंने पूरा लिख लिया और आशु भैया को इसको पढ़ना था, उसके पहले मैं इसको इस्लाह के लिए एक ऐसी शख्सियत के पास लेकर गया जो पूरी दुनिया में एथिस्ट के नाम से मशहूर है, जावेद अख्तर साहब। उन्होंने इसका इस्लाह किया, तो मैं उनको लेकर गया, तो उन्होंने कहा तुम मुझे मेरी दुनिया में। तो खैर, तो ये लफ्ज़ जो था, ये प्रलीन शब्द, इसका अर्थ मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैंने इसे लिखा और लोगों से पूछा तो पता ये चला कि जो शब्द मैंने प्रयोग किया है वहाँ वही शब्द आएगा। तो मुझे लगा कि ये मेरा काम नहीं है, ये आशुतोष के माध्यम से आशुतोष अपना काम करवा रहे हैं। तो मेरा सौभाग्य था जिस दिन ये पूरा कंप्लीट हुआ, उस दिन मैं वही था। दूसरा एक प्रश्न और था, ये जो आपका शेयर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत जो प्रचलित है नहीं, आजकल वो मंदिरा बेटी पढ़ रही है। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। एक बार तो मैंने माँ को भी आपके लिए पढ़ते देखा था, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। तो ये तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि जहाँ आप पोर्टेबिलिटी में चले जाते हैं, तो हमारे गुरुजी डॉक्टर बशीर साहब कहते हैं कि उनके उस्ताद कहते थे फिराक रखूरी साहब कि अगर शायर का एक शेर भी किसी के जहन में रह गया तो वो शायर जिंदा रह गया। तो ये खुशकिस्मती है कि वो कभी पीछे लिखा हुआ है, कभी कहीं लिखा हुआ है, कभी उसको कोई पढ़ रहा है, कभी कोई पढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया। यहाँ से मेरी सियार गलत बन की चली जाए, यार ये तो छूटते नहीं, चल पढ़ दूँ। हाँ ठीक। तो ये एक्चुअली क्या है ना कि देखिए हम लोग सब उस सभ्यता के लोग हैं जहाँ दामाद की बड़ी इज्जत की है, और अब दामाद ने वो किया है भतीजे के, हमारे पति देव यहाँ आए हुए हैं, तो मैं पढ़ देता हूँ। एक पोएम है, सखी पिया को जो मैं न देखूँ। अभी वैसे आपने थोड़ी सी वो सुनी भी थी, इसमें फिल्म में है, वो उस्ताद राशिद खान साहब ने और रेखा भारद्वाज जी ने उसे गाया है। मिसरा जो है वो हज़रत अमीर खुसरो का है, जैसा मैंने बताया कि सखी पिया को जो मैं न देखूँ
तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। तो इसके एक दो शेर में सुना देता हूँ, पूरी गजल बहुत बड़ी है। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई, दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहे जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूँ नजर से बतियां। वो सुनना चाहे जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूँ नजर से बतियां। ये इश्क क्या है, 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 ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें तरसती आंखें, मचलती रूहें धड़कती छती में। और इसमें मीरा का दर्शन और ये दो शेर आखिरी, कि मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। न काग बोले न मोर नाचे, न कूकी कोयल न चढ़ती कली। मुझे लगता है कि बातचीत के इस प्रवाह का सबसे डिफिकल्ट काम मुझे दिया गया कि इसको अंत करना। तो इसको ऑफिशियली एंड करना पड़ेगा, बिकॉज हर चीज़ की समय सीमा होती है और हर अच्छी चीज़ का अंत भी होना ज़रूरी है। तो एवरी गुड थिंग शुड एंड। तो मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी का। और मैं अब अनुरोध करूँगा कि ईशा दत्ता जी को एहसास वुमेन ऑफ कैलकाटा से वो हमारे अतिथि का स्वागत और उनको उनका वर्णन करें। वुमेन कोलकाता की ओर से मैं विक्रम नेवर आप सभी अतिथियों का स्वागत हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, खासकर हमारे अतिथि श्री आलोक श्रीवास्तव जी का और उनसे बातचीत कर इस शाम को यादगार बना देने वाली दीपा मिश्रा जी का हार्दिक धन्यवाद। हम अपने प्रायोजक श्री सीमेंट और मीडिया पार्टनर ताज़ा टीम का भी आभार प्रकट करते हैं और सबसे अधिक कृतज्ञता आप सभी के प्रति जिन्होंने इस संध्या में उपस्थित होकर और एवं इस रोचक एवं सार्थक परिचर्चा में भाग लेकर इसे न सिर्फ सफल बनाया बल्कि अविस्मरणीय भी बनाया। धन्यवाद। जागो पधारो।